नमस्कार। बोलने से बदलेगा इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। पिछले एक साल में देश भर में एक शिक्षक वाले स्कूल कम हुए हैं। ऐसे स्कूलों की संख्या पूरे देश में 7,219 कम हो गई है, लेकिन एक शिक्षक वाले स्कूलों के मामले में मध्य प्रदेश अभी भी देश में नंबर 1 पर है। मध्य प्रदेश में अभी भी 13,198 ऐसे स्कूल हैं जहां पे सिर्फ एक शिक्षक है, एक टीचर है। हालांकि एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि एक साल में एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या मध्य प्रदेश में करीब 4,000 कम हो गई है। हैरानी की बात यह है कि देश में हजारों की संख्या में ऐसे स्कूल हैं जहां पे शिक्षक तो है लेकिन छात्र एक भी नहीं है। आज हम इन सभी पहलुओं पर बातचीत करेंगे, समझेंगे कि सरकारी स्कूलों में इतनी परेशानियां आखिर क्यों हैं और जहां पर ये परेशानियां दूर हुई है वहां पे किस रणनीति के साथ काम हुआ है। हमारी कोशिश अच्छा काम कर रहे सरकारी स्कूलों की तस्वीर दिखाकर बाकियों को भी प्रेरित करने की रहेगी। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं। आपके जो डाउट्स है, आपकी जो सजेशन है वो भी आप दे सकते हैं और आप अपनी प्रतिक्रिया, सबसे महत्वपूर्ण है हमारा नंबर है 8178999182। तो देखिए, हम ये ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि एक शिक्षक वाले स्कूलों में किस तरीके से टॉप 10 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्य है जो चिंता का विषय है। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, जहां पे एक शिक्षक वाले स्कूल की दास्तां देखते हैं। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के सरकार के दावे भले ही बड़े हों, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार की अनदेखी के चलते ही स्कूली शिक्षा का ढांचा चरमराता दिख रहा है। वजह यह है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी। हाल ही में विधानसभा ने जो डाटा पेश किए हैं उसमें 327 स्कूल ऐसे हैं जिसमें शिक्षक नहीं है, तो 4842 स्कूलों में एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। ऐसे में सूरजपुर के शिक्षा विभाग की माने तो करीब 120 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। ऐसे में आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा का स्तर क्या है। अभी हम मौजूद हैं सूरजपुर के शासकीय प्राथमिक बालक बड़कापारा स्कूल में, जहां पर अभी हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इसमें भी यहाँ भी एक शिक्षक हैं, उनके भरोसे ये स्कूल चल रहा है। ये सूरजपुर जिला मुख्यालय का स्कूल है, उसकी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से ये देख सकते हैं, ये एक शिक्षक के भरोसे ये 5वीं क्लास तक का स्कूल है। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। बच्चों की संख्या में भी कमी आप देख सकते हैं। सीधे हम जो स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं या हेडमास्टर हैं उनसे बात करते हैं। जी मैम जी, किस तरह की दिक्कत हो रही है यहाँ पे? सर, दिक्कत तो होती है। अकेले में सुबह से लेके 4 बजे तक अकेले को ही हैंडल करना पड़ता है और अलग अलग क्लास के बच्चे रहते हैं सर, अलग अलग स्तर के बच्चे हैं, तो अकेले में तो दिक्कत होता ही है सर, कई तरह की कठिनाई होती है। कौन से क्लास तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? सर, 1 से 5वीं। अच्छा, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ अभी 30 है। अच्छा, तो आज कमी देखी जा रही है यहाँ पे 10 बच्चे जी, ठंड की वजह से भी है और कहीं ना कहीं अकेले वजह होने की वजह से भी हो सकता है सर, और मेन तो ठंड ही है। तो कब से ये स्थिति है यहाँ पे? सर, ये है दीपावली छुट्टी के बाद से। अच्छा, मैडम की 2 नवंबर को मृत्यु हुई है जी, उसके बाद से मैं अकेले ही हूँ सर। तो इसकी जानकारी क्या शिक्षा विभाग को नहीं है या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे नहीं किया गया? नहीं, शिक्षा विभाग को तो सर मैं अपने तरफ से दे दी हूँ जानकारी। उनकी जब मृत्यु हुई थी तो जैसे ही स्कूल हम लोगों ने ज्वाइन किया छुट्टी के बाद, तभी जानकारी दे दिया गया था और अभी मांग भी दे दिए हैं विकास खंड में। ये बताओ किस तरह से दिक्कत हो रही है यहाँ पे आप लोगों को? ये मतलब एक में तो पढ़ाई ना होने के लिए और पढ़ाई नहीं हो पाता है? नहीं, कैसे? मतलब वो होता है लेकिन उतना नहीं होता है। तो क्या आप चाहते हो आप लोग? एक में या सर आ जाते ना तो अच्छे से होता पढ़ाई। आप कौन से क्लास के हो? 5वीं। बच्चों की भी मांग है, कुछ और बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा खा लीजिए। क्या नाम है? तुषार। अच्छा, ये बताओ क्या दिक्कत होती है यहाँ पे स्कूल में? बहुत दिक्कत होती है और यहाँ पर सिर्फ एक टीचर है, पढ़ाई नहीं होता पूरा पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो क्या मांग है आप लोग, क्या चाहते हैं? एक सर और टीचर होते हैं तो ठीक से पढ़ाई हो जाता। आप कौन से क्लास से हो? इसलिए जो यहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं
उनसे भी हम बात करते हैं कि उनको किस तरह से यहाँ पे बच्चों को अपने भेज रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरह से ये बताइए कि आपके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं? जी सर, कौन से क्लास में? चौथी क्लास में। तो इस स्कूल की स्थिति आप देख रहे हैं, एक ही टीचर के भरोसे ये स्कूल चल रहा है, क्या कहेंगे इसमें? जी सर, हाँ, कि टीचर की वजह से स्कूल चल रहा है सर। है कि एक और टीचर जरूरी है, एक ही टीचर में क्या कर पाएंगे, अभी 5वीं क्लास तक की स्कूल है। यही निवेदन है कि एक और टीचर आ जाती स्कूल में तो अच्छा रहता। बच्चे लोग का पढ़ाई मार खा जा रहा है ऐसे में। क्या कि ऐसे में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार और शिक्षा विभाग को चाहिए कि जो एक एकल शिक्षकीय स्कूल है वहां पर शिक्षकों की व्यवस्था की जाए ताकि शिक्षा का स्तर सुधर सके। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मधु श्रीवास्तव पूर्व प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल से, और अर्चना देशमुख प्रिंसिपल है प्राइवेट स्कूल से, और राव कुलदीप सिंह पूर्व शिक्षा अधिकारी है मध्य प्रदेश से। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और गेस्ट डॉक्टर यशपाल सिंह थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। फिलहाल चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मधु श्रीवास्तव जी आपसे करते हुए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चों को शिक्षक जो है वो राष्ट्र का निर्माता होता है। अगर अच्छे से बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी होगी, उनकी क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा, तो वही हमारा देश का भविष्य है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में स्थिति है, 13,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे जहां पे केवल एक शिक्षक है, ऐसे में कैसे मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा? ये तो बच्चों का सबसे पहला अधिकार वास्तव में शिक्षा ही है, जिससे हमारे देश का भविष्य और सब कुछ निर्माण होगा। अगर हम इस क्षेत्र में ही कुछ ना कर पाए तो समझो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली जरूरत हमारी क्या है? शिक्षा। और जो छोटे बच्चे हैं, 1st से लेकर 5th तक के बच्चे, जहाँ पर ये समस्या है कि एकल शिक्षक स्कूल है, तो वहाँ पर तो बच्चों की पढ़ाई संभव ही नहीं है, क्योंकि जो टीचर एक साथ सारे बच्चों को बैठा के पढ़ाएगा, तो मान लीजिए 5th का पढ़ा रहा है तो 4th वाला बच्चा क्या करेगा, 3rd वाला क्या करेगा, 3rd को पढ़ा रहा है तो 1st वाला क्या करेगा। तो ये तो टाइम बेकार करना है जैसा ही है। अगर इसको हम इस तरह से देखें कि अगर हम हर एक बच्चे को पूरी शिक्षा नहीं दे पा रहे तो इसे स्कूल बंद हो जाना चाहिए, फिर इनको चलाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। और अगर हमें उन्हें कंटिन्यू रखना है, चलाना है, तो हमें टीचर की व्यवस्था करना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वहाँ पर टीचर पूरे हों, जिससे कि हर क्लास का बच्चा अपने समय जो दे रहा है वो उसको पूरा समय का सदुपयोग हो पाए। और ये नहीं हो पाता है तो बच्चे को कुछ भी नहीं मिल पाएगा, उसमें शिक्षा तो दूर की बात है। बिल्कुल। राव कुलदीप सिंह जी, अब आपके पास आते हुए, कितने हम ऐसे शिक्षक देखते हैं, अतिथि शिक्षक और दूसरे जो बीएड धारी है वो इंतजार करते हैं, वो वेल क्वालिफाइड है, लेकिन भर्तियां नहीं हो रही है। दूसरी तरफ ये भी दशा है, अगर हम बच्चों की नींव इस तरीके से कच्ची रखेंगे तो इमारत कैसे अच्छी बनेगी? कहाँ पे चूक आपको नजर आती है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर नींव कच्ची होगी तो इमारत कैसे बुलंद होगी। और ये नींव भारत की आज़ादी से ही कच्ची है, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा सेवा, टीचर सेवा बनानी चाहिए थी। जो आईएएस है उसी तरीके से आईटीएस होनी चाहिए थी। श्रेष्ठ प्रतिभा हमारी शिक्षक के काम में आनी चाहिए, लेकिन उतना आकर्षक बनाया नहीं। जो बिल्कुल माने मजबूरी में आने वाले लोग ज़्यादा, मैं नहीं कहता कि सभी, लेकिन आपने उसको आकर्षक नहीं बनाया, शिक्षा को, सेवा को, तो उसके लिए श्रेष्ठ प्रतिभा हमारी यहाँ नहीं आई, इसलिए नींव तो वहीं से कमजोर। उसके बाद शिक्षा पे सोचा गया तो हमेशा बस एक सामाजिक खर्चे वाला विभाग है, इससे कोई आय नहीं होती, शिक्षकों को बहुत तनख्वाह जाती, इन्हीं तर्कों पे बात हुई, शिक्षा पे बात नहीं हुई। हमारा तंत्र अंग्रेजों से हमने वैसे का वैसा लिया था। ये शिक्षा उन्होंने बनाई अपने कारकुन तैयार करने के लिए। हमारी देश की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको साफ प्रयास नष्ट करके अपने काम को चलाने के लिए, नौकरों की व्यवस्था के लिए शिक्षा बनाई, वैसी की वैसी हमने ले ली जी। उसके बाद हम थेगड़े लगा रहे हैं, पैबंद लगा रहे हैं, ये कपड़े पूरे बदलने पड़ेंगे। भले एक बार पूरा तन अनावृत हो जाए, लेकिन कपड़े भारतीय शिक्षा के अनुरूप जब तक नहीं बनेंगे, और अब ये बहुत बड़ा काम है, इतनी आसानी से नहीं होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से जो प्रयास चल रहे हैं, उसमें यदि हम लोग शिक्षक, पालक, समाज, प्रशासक सभी लोग मिलकर और विद्यार्थियों को भी उतना ही शामिल करके यदि हम उस पर काम करेंगे तो संभवतः शिक्षा का सर्वप्रथम भारतीयकरण हो जाएगा। फिर उसके बाद समस्याएं धीरे धीरे एक एक करके जब सभी लोग, सभी पक्ष मिलकर चलेंगे
तो वो भी हल होगी, क्योंकि एक्सेस की भी समस्या दूर दूर तक। मध्य प्रदेश में पहले किलोमीटर के हिसाब से स्कूल खोले गए थे, 1 किलोमीटर पे प्राइमरी, 3 किलोमीटर पे मिडिल। कठिन भौगोलिक परिस्थितियां होती है, बच्चे पहुंच नहीं पाते, लड़कियों को दिक्कत होती है, खास आयु के बाद उन्हें बाहर भेजना, माँ बाप सुरक्षित नहीं पाते, ऐसा माहौल है। तो उस कारण विद्यालय खोलने पड़ते हैं। अब विद्यालयों में शिक्षकों की भी व्यवस्था होती है, निरंतर चलती रहती, लेकिन चूंकि हमारे पूरे प्रशासन तंत्र के केंद्र में नहीं है, ये बहुत आग नहीं लगती इससे कहीं के शिक्षक नहीं है। बस एक डिबेट हो जाती, टीवी डिबेट हो जाती, उसके बाद फिर इससे किसी को कोई परेशानी नहीं। तो बिल्कुल इसलिए ये गंभीर चिंतन और चिंता का विषय जब बनेगा, केंद्र में आएगा, बिल्कुल तो चिंता सारी का विषय व्यवस्थाएं यही अपने है, आप ही। क्योंकि देखिए शिक्षा जो है मनुष्य के जीवन को संवारता है, सुधारता है, आपको बताता है कि जीवन कैसे जीना है। अर्चना देशमुख जी, अब आपके पास आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुलदीप जी ने कहा कि जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से हमने शिक्षा प्रणाली की नींव को जो है ठीक नहीं कर पाए हैं। हम जो है आज़ादी का 75वां महोत्सव मना के अब आगे बढ़ चुके हैं, इतनी उपलब्धि देश अपने नाम कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा जैसे अहम मुद्दे को लेकर हमारा इतना बड़ा फेलियर क्यों है? क्या वजह आपको समझ आती है? नमस्कार मैडम। जी मैम। मैं अर्चना देशमुख। ये जो शिक्षा प्रणाली है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सारी सुविधाएं और सब नियम लागू किए हैं, लेकिन इसका समय समय पर निरीक्षण करना जरूरी है कि कहाँ पर कितने बच्चे आ रहे हैं, कहाँ पर टीचर्स पहुंच रहे, समय से नहीं पहुंच रहे। ये करने से अगर ये रेगुलर होता रहेगा समीक्षा और जाकर वहां पर देखा जाएगा, तो हो सकता है बच्चों की उपस्थिति भी बढ़े और टीचर्स भी रेगुलर स्कूल में जाए और बच्चे भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और एक आकर्षक शिक्षा प्रणाली की भी जरूरत है, जिससे बच्चों को भी पढ़ाई में इंटरेस्ट आए और पढ़ाई अच्छे से वो लोग करने लगे। बिल्कुल, हालांकि तमाम कोशिशें यहाँ पे शासन प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन एक ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे में मधु श्रीवास्तव जी, हालांकि जो ये आंकड़ा है एक शिक्षक वाले स्कूल का कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद आपको क्या लगता है कि कैसे और ठोस कदम उठाने चाहिए, और एक टीचर के ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन होता है पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना, उनको अच्छी एजुकेशन देना? एक ही टीचर पूरे स्कूल को शिक्षा दे, ये तो किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। भले ही एक शिक्षक वाले स्कूल है, लेकिन वो, मैं तो ये समझती हूँ, वो केवल दिखावे के स्कूल हो गए। क्योंकि जहाँ 5 क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, वहां हम केवल एक ही टीचर भेज रहे हैं, और स्कूल 5 से 6 घंटे चलेगा, तो उसमें एक क्लास को अगर वो पढ़ाता तो 1 घंटा पर क्लास को देगा वो। तो बाकी हम बच्चों को दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह कुछ कराना चाहें तो वो भी नहीं हो सकती। तो ये तो कॉन्सेप्ट सबसे बेकार है कि एक टीचर एक स्कूल को चला सकता है। वहां पर आपको टीचर की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जब तक टीचर नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप बच्चों को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। और उसका सबसे बड़ा यह है कि कई सालों से टीचर्स की भर्ती भी नहीं हुई है, तो टीचर्स की भर्ती करके नए टीचर्स स्थापित किए जाए, हर एक स्कूलों को समीक्षा की जाए कि वहाँ कितनी कमी है टीचर्स की, और उस पूर्ति को, अगर एक टीचर है वो छुट्टी चला जाएगा तो स्कूल तो बंद हो गया, स्कूल में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, बच्चे आएंगे और चले जाएंगे वापस, स्कूल खुल भी नहीं पाएगा। तो ऐसे स्कूलों को तो चलाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए ये व्यवस्था को तो अति शीघ्र बदलना है। अगर हमें अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है, भविष्य के लिए कुछ करना है, तो सबसे पहला काम हमें ऐसे स्कूलों को में टीचर भेजकर उसको टीचर से पूरी तरह संतृप्त होना चाहिए, तभी हम स्कूल को अच्छा चला सकते हैं। नहीं तो स्कूल बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाएगी। बच्चों की शिक्षा के लिए जरूरी है टीचर का होना। जी डॉक्टर यशपाल सिंह, नेशनल टीचर अवार्ड विनर है, हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम ऐसे मध्य प्रदेश में 13,000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल है जो है एक टीचर के भरोसे है, और छत्तीसगढ़ में 5,000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल है। हम समझ सकते हैं कि उस टीचर की साइकोलॉजी किस तरीके से होती है, कितना ज़्यादा मेंटल प्रेशर उनके ऊपर रहता होगा, क्योंकि बच्चे को भी पढ़ाना है ना, वो ठीक से पढ़ा पाते होंगे। तो ये जब आंकड़े सामने है तो सरकार की तरफ से त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? मैडम नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैडम, निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही है कि 13,198 जो एकल स्कूल थे, उसमें से गवर्नमेंट ने युक्तिकरण से 4,000 स्कूलों में ये व्यवस्था की है। शासन व्यवस्था तो कर रहा है,
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या जा रही है, कभी कभी जैसे सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हम अच्छे टीचर्स का चयन नहीं कर पाते। मैं देख रहा हूँ टीचर्स की जो क्वालिटी होती है, सीटेट का जब रिजल्ट आता है तो 1% रिजल्ट से ज़्यादा नहीं होता है, उसमें बच्चे हमारे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है कि टीचर्स की क्वालिटी हमें अच्छी नहीं मिल पाती है। और दूसरी बात क्या है, सरकार के द्वारा ये भी निश्चित रूप से कि सभी स्कूलों में टीचर्स की व्यवस्था नहीं की गई है, इससे भी हमारा शिक्षा का स्तर गिरा है। यशपाल जी, अगर एक ये क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो इसमें भी कहीं ना कहीं सिस्टम का ही फेलियर है। क्राइटेरिया में या तो कुछ इस तरीके से बनाए, ट्रांसपेरेंसी कुछ इस तरीके से रखे, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसी के चलते ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से मैडम, मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें शासन का फेल्यूर है कि वो अच्छे टीचर्स को नहीं सर, मैं ला आपको पा रहे। माफी के साथ रुकना चाहूंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से, भानु जी, आपका सवाल क्या है? मैम जी, मेरा ये कहना है स्कूल के विषय में। हेलो जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए। हाँ, ये जो शिक्षा का स्कूल जो है ये क्या है, इसमें टीचर लोग ही स्कूल में समय पे आते नहीं है, तो क्या है कि जो अभिभावक है उनके बच्चों का विश्वास इन स्कूलों पे से उड़ गया है। दूसरा क्या है, ये जो शिक्षा विभाग है ये भी माफियाओं के कब्जे में हो गया है और इसके अंदर मंत्री जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, जो शिक्षा मंत्री है। अगर ये शिक्षा मंत्री अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ये जो स्कूल में जो टीचर आते हैं ये आते ही नहीं है और इनके ऊपर कोई एक्शन लेने वाला है ही नहीं। कारण क्या है कि इनकी टीचर के ऊपर भी ये टीचर लोग क्या करते हैं कि दूसरे टीचर को 2000-3000 रुपए महीने उसी क्षेत्र के व्यक्ति को दे के नहीं, ये घूमते फिरते रहते हैं। तो इनके ऊपर क्या है? बिल्कुल भानु जी, हालांकि खुद शिक्षा मंत्री कह चुके थे कि ऐसे मध्य प्रदेश में ऐसे खुद बहुत सारे टीचर्स पर्सनली वो उनको जानते हैं। इसके बावजूद चिंता की बात यह है कि इस समस्या से हम वाकिफ है तो उसका समाधान क्यों नहीं किया जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जी सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं आप सभी के पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले सरकारी स्कूलों की हालात समझने के लिए दुर्ग से एक और रिपोर्ट आई है, देखते हैं। इस वक्त हम दुर्ग जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर शासकीय प्राथमिक शाला ओटेबंद पहुंचे हुए हैं, जहां एक ही शिक्षक को 98 बच्चों की जवाबदारी दिया गया है। एक ही शिक्षक के भरोसे सभी क्लासेस संचालित की जाती है। किस तरह के चैलेंज होते हैं शिक्षक हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि कितना कुछ चैलेंज है, कितनी कुछ अव्यवस्थाओं के बीच भी ये बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्रदीप कुमार ध्रुव, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला ओटेबंद। सर, आप ये बताइए कब से हैं यहाँ पर? मैं अभी यहीं जुलाई में यहाँ पर HM पद में आया हूँ। तो उससे पहले कितने शिक्षक थे यहाँ? इससे पहले ये शिक्षक विहीन शाला था। यहाँ पर 2 शिक्षक थे व्यवस्था में जी, और अभी एक शिक्षक है मेरे साथ। हाँ। PS मलपुरी से। तो सर पहले ये बताइए कि टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ पे? टोटल यहाँ 98 है अभी, पहली से पांचवी तक। तो सभी का क्लास संचालित करना, 4-4, 5-5 सब्जेक्ट्स होंगे, सभी को पढ़ाना, ये कैसे संभव हो पाता है? अब संभव तो हो नहीं पाता, मतलब समय का अभाव हो जाता है, सबको बराबर समय नहीं दे पाते, पर भी हम अपना प्रयास करते हैं कि सभी बच्चों को उनके मतलब लेवल तक ज्ञान मिल जाए, उनके स्तर तक। तो क्लासरूम कैसे हैं? अलग अलग बच्चों को बैठाते हैं? नहीं, यहाँ क्लासरूम का भी, भवन का भी थोड़ा अभाव है। यहाँ पहली से तीसरी एक रूम में है और चौथी पांचवी अलग अलग रूम में, मतलब 3 भवन में पूरा पहली से पांचवी तक संचालित हो रहा है यहाँ। तो फिर एक बड़ा चैलेंज होता होगा कि पहली से तीसरी तक के बच्चों को आप एक साथ बैठाते हैं, तो किस लेवल में आपको पढ़ाना होता होगा? क्योंकि छोटे जो बच्चे हैं पहली क्लास के, उनका लेवल थोड़ा सा स्तर थोड़ा नीचे रहता है, तीसरी के बच्चों का स्तर ऊपर होता है, तो मेंटेन करना कितना मुश्किल का काम होता होगा? अब चैलेंज तो है, पर चैलेंज का हम लोग सामना कर रहे हैं। अपने जितना हो सकता प्रयास करते हैं कि सबको समान स्तर में लाने का प्रयास करें। एक बार मैं आपको बिल्डिंग भी दिखा दूं, तो मेरे पीछे आप विजुअल में देखिए कि ये पुरानी बिल्डिंग है। हालांकि नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि अति जर्जर भवन है। नियमतः इसको तो अभी तक ध्वस्त कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी भवन संचालित है। हो सकता है बच्चे कभी पानी से बचने के लिए या खेलते खेलते वहां पहुंच जाए और कुछ अनहोनी हो जाए, ये भी एक बड़ा आशंका है। फिलहाल अंदर हम आपको कुछ व्यवस्थाएं दिखाते हैं कि बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, कितना कुछ चैलेंज है एक ही शिक्षक वाले स्कूल में। तो मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, ये 5वीं क्लास है, ये चौथी है
और वो जो आप क्लासरूम लास्ट में देख रहे हैं वहाँ पहली, दूसरी और तीसरी के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। कुल 98 बच्चे हैं और 98 बच्चों के लिए सिर्फ एक ही शिक्षक मौजूद है, एक ही रेगुलर शिक्षक मौजूद है। हालांकि यह बताया जा रहा है कि एनजीओ के माध्यम से भी कुछ शिक्षिकाएं यहाँ पर हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ ग्राउंड हकीकत है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। एनजीओ के माध्यम से टीचर का भी यहाँ व्यवस्था करवाया गया है, इनसे भी हम जानते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? केसर मिश्रा। कब से हैं आप यहाँ पर? मेरे को 2 साल हो गया। 2 साल हो गया है। तो कहाँ से आप आए हैं, किनके माध्यम से पढ़ाते हैं, कैसे? संकल्प एक प्रयास करके एनजीओ है जी, उसके द्वारा आए हूँ मैं। संकल्प एक प्रयास हाँ। के द्वारा। तो फिर बड़ा चैलेंज होता होगा पढ़ाने में? नहीं, बढ़िया पढ़ा लेते हैं। हाँ। रिजल्ट के बारे में बात करें तो कैसे परिणाम किस तरह के आते हैं? आप बच्चों से पूछ सकते हो। बच्चों से पूछ सकते हाँ। हैं जी। लेकिन ये भी देख रहे हैं हम कि पहली, दूसरी और तीसरी की कक्षाएं एक ही जो क्लासरूम है वहाँ संचालित हो रही है, तो इसको लेकर क्या कुछ होना चाहिए, क्या मानते हैं आप? हाँ, होना चाहिए, क्लास व्यवस्था होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए क्लासरूम। तो कुछ बच्चों से भी हम बात करते हैं कि किस तरह के ये पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा आपका नाम क्या है? जिज्ञासा यादव। जिज्ञासा यादव। कौन से क्लास में जिज्ञासा? 5वीं। 5वीं में। बेटा पढ़ाई अच्छे से होती है? हाँ। कितने क्लास लगते हैं? 4 लगते हैं। ठीक है। तो ये देखिए अव्यवस्थाओं के बीच भी किस तरह से यहाँ वेल मेंटेन किया गया है। शिक्षिकाएं, शिक्षक सभी मिलकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं पढ़ाई को लेकर। इनमें कंसंट्रेशन भली भांति देखने को मिलता है। कुछ और भी क्लासरूम है जिनसे जहाँ हम पहुँचते हैं और वहाँ की हालिया स्थिति क्या है ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये क्लास 4 है। क्लास 4 में हम जाते हैं। क्लास 4 की हम आपको स्थिति दिखाते हैं। तो ये बच्चे मौजूद हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। बेटा ये कौन सा क्लासरूम है? कक्षा 4थी। कक्षा 4थी का है। बच्चे सभी अलग अलग डायरेक्शन पर बैठे हुए हैं। ऐसे में निश्चित तौर से आप देखिए कि कितनी अव्यवस्थाएं हैं, फिर भी बेहतर परिणाम हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षक दे रहे हैं। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी, दुर्ग। अव्यवस्थाओं का आलम है और स्कूल भवन ऐसी कि कभी भी यहाँ पे भरभरा कर गिर सकती है, लेकिन इसके बावजूद जो वास्तव में राष्ट्र के निर्माता है वो लगे हुए हैं कल के भविष्य को सींचने के लिए। राव कुलदीप जी, ऐसी तस्वीरें शासन को क्यों नहीं दिखाई देती है? सबको दिखाई देती है और झकझोर देती है। मैंने जो पहले आपसे कहा ना कि इससे कोई तकलीफ लोगों को नहीं पहुंचाई जा सकती, इसलिए न्यूसेंस वैल्यू नहीं है टीचर की और उस कारण से उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा क्या है, उनका खुद का मनोबल भी इतना गिर गया कि वो चाणक्य की बात तो करते हैं लेकिन अपने भीतर भी उतना दम नहीं पाते, क्योंकि अपना काम करने में भी उनको बहुत से समझौते करने पड़ते हैं और प्रशासन बहुत ज्यादा, तंत्र बहुत ज्यादा हावी है शिक्षा में। शिक्षा कभी भी शासन का विषय नहीं हो सकती, समाज का विषय रही है हमेशा से। किसी राजा के यहाँ कोई शिक्षा का मंत्री नहीं होता था, समाज ने हमेशा उसको। लेकिन हमारे यहाँ जब पंचायत राज के माध्यम से समाज को इसमें शामिल करने की कोशिश की तो जो विकृतियां आ चुकी थी वो इधर भी आ गई। उसी तरीके से कब्जा करने की, अफसरी करने की बात रही। समाज उसको ऑन करे स्कूल को और उनका शिक्षक के साथ अपना जुड़ाव हो, ये बहुत कठिन नहीं है। लेकिन आज ऐसा लगता है हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है, ये कैसे हो सकता है? समाज बदला है ठीक है, लेकिन हमारा जो मूल भारतीयता का तत्व है बिल्कुल बदलाव आ रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आ रहा है। फैसला ऑन द स्पॉट क्यों नहीं लिया जाता, ये भी सवाल है। ऐसे में अर्चना जी ये बताइए जरा, एक तो ये चीज समझ आती है कि करप्शन कितना ज्यादा हावी है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मैडम ये सतत गवर्नमेंट को प्रयास करते रहना पड़ेगा कि उनका मॉनिटरिंग समय समय पर होता रहे। एक उनको प्राइमरी सुविधाएं सारी टीचर्स को और बच्चों को भी बिल्डिंग के रूप में कहो, शिक्षा के रूप में कहो या फिर कॉपी किताबों के रूप में कहो, ये सब सुविधाएं उनको मिलती जा रहे ताकि पेरेंट्स भी उनको बच्चों को भेजने में सहज महसूस करे और बच्चों को भी इंटरेस्ट आए पढ़ने में। तो ये सब सुविधाएं गवर्नमेंट को देना पड़ेगी
और बिल्कुल, सरकार को भी अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर यशपाल जी, ये बताइए जरा, टीचर्स को किस तरीके से अपनी भूमिका निभानी चाहिए? हालांकि तमाम कोशिशें करते हैं, ऐसे हम बहुत सारे देखते हैं कि टीचर्स का यूनियन भी जो इस तरीके से आवाजों को बुलंद करता है। मैडम, टीचर्स का निश्चित रूप से समाज में, और टीचर्स की बात करेंगे तो टीचर्स का भी समर्पण बहुत जरूरी है। मैंने ये देखा है, एकल प्रॉब्लम के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जहाँ टीचर्स का समर्पण है वहां पर बच्चों में परिवर्तन भी अमूलचूल हुए हैं। बिल्कुल, मैंने ये देखा है, मैं एकलव्य का प्रिंसिपल रहा हूं, मैं एक बार में कम से कम 20 से 25 बच्चे मेरे यहाँ आईआईटी मेडिकल और क्लैट में सिलेक्ट हुए हैं, और वही गवर्नमेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो टीचर्स का समर्पण यदि होता है तो आउटपुट अच्छा मिलता है। बिल्कुल जी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि, क्योंकि देखिए शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, और एक शिक्षक पूरी समर्पितता के साथ, पूरी समर्पण के साथ अगर बच्चों को सींचे तो देश जो है बदल सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।